क्या आप यंग इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अपना करियर जस्ट स्टार्ट किया है या कुछ दिन पहले स्टार्ट किया है, और या फिर आप फाइनल ईयर में हैं और बहुत जल्दी अपने करियर को स्टार्ट करने वाले हैं? तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके एक वेल्थ को क्रिएट किया जा सकता है, वो तभी संभव है जब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ में आप अपने आप को अलाइन करें। तो इस वीडियो में हम इंडिया एट 100, जब इंडिया आजादी के 100 साल मनाएगा 2047 में, तो इंडिया की इकोनॉमी का साइज क्या होगा, और वो जब साइज बढ़ेगा, इंडिया जब ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में रहेगा, तो अलग अलग सेक्टर में हमें इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं डीके सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इंडिया एट 100 2047 में भारत का जो पोटेंशियल इकोनॉमी का साइज होगा वो है 26 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी का साइज होगा। और ये जो प्रोजेक्शन है वो ईवाई की तरफ से है। अर्नस्ट एंड यंग इज अ ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स द अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग, टैक्स एंड अदर सर्विसेज। तो ईवाई की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की इकोनॉमी का साइज होगा 26 ट्रिलियन यूएस डॉलर बाय 2047-48, और पर कैपिटा इनकम जो है वो $15,000 होगी 2047-2048 तक। और मीडियम टर्म में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है वो इंटैक्ट रहेगी, और इंडिया मेजर इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहने की संभावना है। इसका तात्पर्य क्या हुआ दोस्तों, कि करंट पर कैपिटा इनकम से इंडिया में 6 टाइम्स का ग्रोथ होगा, जो 1.7 बिलियन इंडियंस या उससे अधिक के पोटेंशियल को एक अलग ट्रेजेक्टरी पे ले जाएगा, और एक कंज्यूमर बूम आएगा जो अनप्रेसिडेंटेड होगा नेचर में। अगर ये बूम अनप्रेसिडेंटेड होगा, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या इंडिया 26 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सकता है। क्या ये प्रोजेक्शन जो है रियलिस्टिक है? तो उसको समझते हैं कि मुझे क्यों लगता है कि 2047 तक इंडिया 26 ट्रिलियन डॉलर या उससे अधिक की इकोनॉमी बन सकता है। पहला कारण दोस्तों, अगर हम हिस्टोरिकल डेटा को देखते हैं, तो इंडिया का हिस्टोरिकल जीडीपी ग्रोथ रेट और जीडीपी का साइज 1960 से जिस तरह से बढ़ा है, ये बिल्कुल मुमकिन लगता है कि इंडिया 2047 में 26 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगा या उससे बड़ा होगा। इसके अलावा दोस्तों, हम अभी किस वेव में चल रहे हैं? ये करेंटली सिक्स्थ वेव ऑफ इनोवेशन चल रहा है, जो 2020 से, ये वेव ऑफ इनोवेशन में ग्लोबली बात कर रहा हूं, 2020 से ये चल रहा है। तो कभी जरूरत पड़ेगी, मैंने इसके ऊपर में वीडियो भी बनाया था। अगर आपने इस वीडियो को देखा है, सिक्स्थ वेव ऑफ इनोवेशन, तो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स चाहूंगा। और मैं सोच रहा हूं कि इसके ऊपर में और डिटेल में एक और वीडियो बनाऊं, क्योंकि 1785 से किस तरह से ये इनोवेटिव वेब बनी है और क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना किसी भी यंग इन्वेस्टर्स के लिए। इसके अलावा जीडीपी के हिस्टोरिकल डेटा को देखें, तो यहां देखिए इंडिया की जीडीपी 1960 में केवल 37.03 बिलियन डॉलर की थी, जो बढ़ के कितनी हो गई, 274.25 बिलियन डॉलर 1991 में। यानी 1960 से 1991 के बीच में ये 7.4 टाइम्स बढ़ के हो गई। उसके बाद आप देखिए 1.85 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनी 2011 में। इसका तात्पर्य क्या हुआ, 1991 से 2011 के बीच में ग्रोथ रही, 6.75 टाइम्स इकोनॉमी बढ़ गई। करेंटली 2023 के डेटा के अनुसार इंडिया की इकोनॉमी का साइज है 3.55 ट्रिलियन डॉलर। एक्चुअल में ये करीब करीब 4 ट्रिलियन डॉलर के पास में होना चाहिए। 2024 का डेटा जब अपडेट आएगा तो किसी और वीडियो में इसकी चर्चा कर लेंगे। तो यहां से अगर ये 7 टाइम्स बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली ये उस टारगेट को अचीव करता है। वैसे जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो ग्रोथ रेट थोड़ा कम होता है, लेकिन ग्रोथ जो होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है, क्योंकि बेस इकोनॉमी का काफी बड़ा हो जाता है। तो इंडिया की इकोनॉमी अगर 26 ट्रिलियन डॉलर की अगर होती है, तो ये सारे इंडियन इकोनॉमी के अलग अलग जो सेक्टर्स हैं इनको फायदा पहुंचेगा।
ऑफ कोर्स कुछ सेक्टर्स को ज्यादा फायदा पहुंचेगा, कुछ को कम फायदा पहुंचेगा। तो वो टॉप सेक्टर्स कौन है जिनको फायदा पहुंच सकता है, तो पहले उसकी चर्चा करते हैं। पहला तो दोस्तों है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स। क्योंकि बिना बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर या फिनटेक के कोई भी देश की इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती है। ये हमने यूएस में भी देखा और चाइना में भी देखा। इसके अलावा आईटी सेक्टर ग्रोथ के लिए टेक्नोलॉजी का सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो आईटी सेक्टर अनदर सेक्टर है जिसको बेनिफिट होगा। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो एक ग्लोबल प्लेयर है। और हेल्थ केयर में भी बहुत काम बाकी है देश में, तो यहां भी ग्रोथ होगा। इसके अलावा दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी, हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, दुनिया भर में ये बातें चल रही हैं, तो ये सेक्टर एक इंपॉर्टेंट सेक्टर होगा। और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एज ए होल, जिसमें इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा लैंडस्केप है। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जब इकोनॉमिक बूम आएगा, कंजम्पशन बूम आएगा, तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो हैं, ड्यूरेबल्स है, एफएमसीजी है, इनको भी फायदा होगा। लेकिन हमें हमेशा फोकस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहां पर हम वॉरेन बुफे की आपको बात याद दिलाना चाहेंगे। उनका कहना है कि अगर किसी के पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक हैं, 20 स्टॉक हैं, 25 स्टॉक हैं, 50 स्टॉक हैं, तो उस व्यक्ति को पता नहीं है वो कर क्या रहा है। तो अगर हम फोकस तरीके से इन सेक्टर पे ध्यान दें और कोई टॉप 3 सेक्टर के बारे में बात करें जिसमें ग्रोथ की संभावना अधिक है, और उसके ईटीएफ में या म्यूचुअल फंड में हम निवेश करें, तो शायद एक वेल्थ क्रिएशन की दिशा में सही कदम होगा। तो वो टॉप सेक्टर कौन से हो सकते हैं जिनके ईटीएफ या म्यूचुअल फंड में हम एक नजर डाल सकते हैं? तो पहला सेक्टर तो है दोस्तों फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, जिसमें बैंकिंग सेक्टर का भी समावेश हो गया, फिनटेक का समावेश हो गया। तो ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा दोस्तों है आईटी सेक्टर। टेक्नोलॉजी सेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हम करेंटली 6th वेव ऑफ इनोवेशन में। और तीसरा सेक्टर है दोस्तों फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर। ये सेक्टर जो एक डिफेंसिव सेक्टर भी है, और इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहने वाली है, चाहे इकोनॉमिक बूम आए या इकोनॉमिक डिप्रेशन आए। तो ये टॉप 3 सेक्टर में अगर हम देखें, तो भारत के स्टॉक मार्केट में जो अलग अलग इंडेक्स इन सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक नजर डालते हैं कि हिस्टोरिकली इन्होंने कैसा रिटर्न दिया है। तो निफ्टी आईटी सेक्टर का जो इंडेक्स है, इसने जब से ये लॉन्च हुआ है 1996 में, इसने सीएजीआर रिटर्न दिया है 23.13% का। उसके बाद नेक्स्ट अच्छा रिटर्न देने वाला सेक्टर कौन सा है? निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, जो लॉन्च हुआ 2004 में, और इसने 18.35% का सीएजीआर रिटर्न दिया है। बैंक निफ्टी ने भी अच्छा रिटर्न दिया है, जो केवल बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, 16.83%। ऑटो सेक्टर ने 16.05%। और निफ्टी जूनियर, जिसे निफ्टी नेक्स्ट 50 के नाम से भी हम जानते हैं, उसने रिटर्न दिया है 15.8%। आपको याद होगा हमने एक बार कंपैरिजन किया था निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के बीच में, और उसमें विनर कौन निकला था? निफ्टी नेक्स्ट 50। तो इसने भी एक शानदार रिटर्न दिया है। एफएमसीजी ने 14.8% का, फार्मा ने 13.56% का, निफ्टी ने 11.77% का रिटर्न दिया है। तो हमने जो टॉप 3 सेक्टर चुने वो कौन से हैं? आईटी सेक्टर, जिसने बेस्ट परफॉर्म किया है जब से वो लॉन्च हुआ है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर हमारा अनदर सेक्टर है टॉप 3 में, उसने भी सेकंड बेस्ट परफॉर्म किया है। और एक हम डिफेंसिव सेक्टर को शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि डिफेंसिव सेक्टर जो रहेगा जिसमें एक स्टेडी तरीके से ग्रोथ होती रहेगी, उसने भी 13.5% 14% का सीएजीआर रिटर्न दिया है। अब अगर हम एक सिनारियो को देखें, मैं अलग अलग सिनारियो आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मंथली इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया 20,000 रुपए का, कोई सिप चालू किया, ईटीएफ में किया या फिर आपने म्यूचुअल फंड में किया, और अगर आपने 10 साल के पीरियड को पकड़ा, तो अगले 10 साल में अगर आपका पैसा 12% सीएजीआर से बढ़ता है, तो वो हो जाएगा करीब 46 लाख रुपए।
और 15% से बढ़ता है तो वो हो जाएगा 57 लाख रुपीस। 20 साल में कितना होगा? 12% के रेट पर 2.31 करोड़ एंड 15% के हिसाब से 3.02 करोड़। एंड 30 ईयर्स में कितना होगा? वो होगा 9.3 करोड़ एट 12% CAGR एंड 15% CAGR के हिसाब से 14.46 करोड़। एक सिनारियो को और देखते हैं। अगर हमने लमसम 10 लाख रुपए डाले और पैसा हमारा 12% या 15% से बढ़ता है CAGR बेसिस पे, तो क्या ग्रोथ होता है? तो 10 साल में वो हो जाएगा 31 लाख रुपीस 12% पे, और 40 लाख रुपीस 15% पे। 20 साल में 96 लाख रुपीस और 15% पे 1.64 करोड़। 30 ईयर्स में 2.99 करोड़ एंड 6.62 करोड़ एट 15% CAGR। देखिए यहां डिफरेंस कितना बड़ा आ रहा है। 3% का सिर्फ डिफरेंस है 12% एंड 15% में। और ग्रोथ में देखिए 30 ईयर्स में 2.99 करोड़ 12% पे हो रहा है एंड 15% पे 6.62% हो रहा है। इसका मतलब सेक्टर की चॉइस बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन से सेक्टर आउट परफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं। अब एक सिनेरियो देखते हैं कि हमें 50 करोड़ का एक टारगेट फिक्स करना है कि हमारा वेल्थ 50 करोड़ हो जाए। तो अगर आज मुझे लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो कितना इन्वेस्ट करना होगा? अगर 15% से CAGR को पकड़े तो 6.09 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमें आज की डेट में करना होगा, तब जाके वो 50 करोड़ होगा अगले 20 साल के दौरान में। अगर हमें 50 करोड़ का एक टारगेट को फिक्स करना है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ से हम चालू करते हैं और 50 करोड़ की यात्रा 15% अगर हमें रिटर्न मिलता है CAGR बेसिस पे, तो कितने साल लगेंगे 50 करोड़ को क्रिएट करने में? तो 27.45 ईयर्स, अराउंड 28 साल का पीरियड लगेगा। तो जो व्यक्ति अभी 30 साल के हैं या उससे कम है और वो रिटायरमेंट के 60 ईयर्स के एज में पहुंचते हैं, तो ये संभव है, ये मुमकिन है इस तरह के ग्रोथ को अचीव करना। नजर डालते हैं उन सेक्टर के इंडेक्स के ऊपर में जो हमने टॉप 3 सेक्टर सेलेक्ट किए हैं। तो सबसे पहले देखिए फार्मा सेक्टर। तो फार्मा सेक्टर लॉन्च हुआ जनवरी 2001 में, और यहां देखिए एक पैराबोलिक राइज है और सेकुलर ट्रेंड बुलिश है। इंपॉर्टेंट ये है कि करेक्शन तो होता है, बेयर मार्केट आते हैं, बट इवेंचुअली एक नया हाई बनाता है। तो इसमें इन्वेस्टेड रहना बहुत जरूरी है अगले 20 साल, 25 साल, 30 साल में, जो भी आपका होराइजन है। इसके अलावा हम देखें IT सेक्टर, तो IT सेक्टर ने तो बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है। इवन डॉट कॉम बबल आया, काफी डीपर करेक्शन हुआ, फिर देखिए इवेंचुअली ये राइज होता चला जा रहा है, और इसने सिंस इंसेप्शन इन 1996 एक फिनोमिनल रिटर्न दिया है 48,620% का। वहीं अगर हम फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की बात करें तो इस इंडेक्स ने भी 555% का रिटर्न दिया है सितंबर 2011 से। ये देखिए इसमें राइज है। इस चर्चा को अगर हम समराइज करें तो नंबर 1 कि इंडिया $26 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा 2047 तक, ये मुमकिन लगता है हिस्टोरिकल GDP के ग्रोथ को देखते हुए। नंबर 2, हमने जो टॉप सेक्टर सेलेक्ट किए उनका सेकुलर ट्रेंड जो है वो बुलिश रहा है और एक अच्छा खासा रिटर्न्स दिया उनने हिस्टोरिकली, जैसा हमने चर्चा की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा इंतजार। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।